हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एम्पर लानवांग जी खुद से अब विंग से मिलने जैंतियान पैलेस में आए थे। वो विंग को कंफर्ट कराने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि वो अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे थे कि वो ऐसा कर सकें। एम्पर चुपचाप पैलेस के चारों तरफ देखने लगते हैं। वो इस बात का ध्यान रख रहे थे कि विंग के सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचे। वो जैसे विंग अपने फार्म को देखता था, वैसे एम्परर हर चीज़ को देख रहे थे। वेंस के वो हंसते मुस्कुराते चेहरे धीरे धीरे फलते फूलते हुए जैंतियान पैलेस को एम्परर अपनी निगाहों से देख रहे थे। ये शो करना कि उनकी एब्सेंस में विंग सफ़र कर रहा था, ये एक तरीके से बात को बढ़ाना होगा। जैंतियान पैलेस एम्परर लानवांग जी की मौजूदगी या नामौजूदगी के बावजूद भी समृद्ध हो रहा था। यहाँ हैंडमेडन्स खुश थीं। स्प्रिंग और समर दोनों ही सीजन्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में उगे हुए थे। जैंतियान पैलेस में लाइफ केयर फ्री थी, जहाँ चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और ना ही एक्सपेक्टेशंस थी, बल्कि मेन पैलेस में ये सब था और जैंतियान पैलेस में मेन पैलेस से कहीं ज़्यादा खुशियाँ थीं। ये देखकर एम्परर सोचते हैं उनकी इंपीरियल कंसोर्ट विंग ना केवल खूबसूरत है बल्कि काबिल भी हैं। उसने एम्परर के बिना ही अपनी लाइफ बनाई थी। उनके तड़प से भरे चेहरे में हज़ारों शब्द गूंज रहे थे। उनका वो चेहरा हज़ारों चीज़ें बयान कर रहा था। विंग एम्परर लानवांग जी की तरफ देखे जा रहा था। वो कहना चाहता था कि योर मैजेस्टी, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। तभी एम्परर कहते हैं, रुको। ऐसा लगा अब जब विंग उनकी नज़रों के सामने था तो वो यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे थे। वो अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं और विंग से निवेदन करते हुए बोले, प्लीज़ मेरे साथ चलकर डिनर कर लो। बिना एक सेकंड गंवाए विंग कहता है, मेरे पैलेस में पर्याप्त मात्रा में खाना है। एम्परर विंग को मनाते हुए कहते हैं, पर मेरे पैलेस में यहाँ से वार्म है। विंग, तुम्हारी साइड के पैलेस में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तभी विंग एम्परर से कहता है, थैंक यू, आपकी वजह से मेरे पैलेस के घरों की छत पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है और रात में चलने वाली हवा को अब हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एम्परर कहते हैं, विंग, जैसा तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे हम वो करेंगे और वही खाएंगे जो तुम्हारी पसंद होगी। विंग कहता है, मैं आपके इस प्रपोज़ल को अस्वीकार करता हूँ। भले ही एम्परर के सामने खड़े होकर ये सब बोलना विंग के लिए काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था, पर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, योर मैजेस्टी, मैं रिस्पेक्टफुली इस बात के लिए आपसे मना करता हूँ। जब वो एम्परर के सामने ही उन्हें मना कर रहा था तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एम्परर की आंखों में देखे, क्योंकि विंग को अच्छे से पता था, उसे डर था कि अगर उसने एम्परर की आंखों में देखा तो वो अपनी उम्मीदों और सपनों के आगे हार मान जाएगा। उसकी बातें सुनकर एम्परर धीरे से कहते हैं, ओह आई सी। वो विंग के जवाब से उदास हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो कहते हैं, ओके, कोई बात नहीं, शायद आज ये पॉसिबल नहीं था। तो विंग कहता है, हाँ। तभी एम्परर बोले, लेकिन कल फिर से मैं कोशिश करूँगा, उसके अगले दिन भी, और जब तक विंग तुम नहीं मान जाओगे या हाँ नहीं बोल देते तब तक। विंग अपनी तेज़ धड़कनों को संभालता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आप कितना कॉन्फिडेंट है ना कि आपने ऑलरेडी ये मान लिया है कि मैं हाँ में ही बोलूँगा। एम्परर कहते हैं, मुझे बस उम्मीद है। विंग कहता है, अच्छा, उम्मीद? वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना, जो कोई अपने पास रख सकता है। विंग एम्परर से कहता है, पर मैं तो इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, ना ही तो इसके सहारे रहता हूँ। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, हाँ मुझे पता है, पर सिर्फ अब यही एक चीज़ तो है ना जो मेरे पास बची है। विंग, वो एक हारे टूटे हुए इंसान की तरह बोल रहे थे, पर विंग अब उन पर दोबारा कभी यकीन नहीं कर सकता था। विंग अपनी नज़रें साइड में कर लेता है और कहता है, गुड बाय योर मैजेस्टी।
एम्परर को दोबारा ये बात कहे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विंग के पीछे खड़ी वेनचिंग अपनी कुदाल लिए हुए ऊंचा हवा में अपना हाथ किए हुए खड़ी हुई थी और उसके बगल में ही वेनिंग खड़ा हुआ था, जिसके डराने वाले एक्सप्रेशन साफ साफ चेहरे पर दिख रहे थे। तभी एम्परर विंग की गोद में जो आयुआन था उसे कहते हैं, गुड बाय आयुआन, मैं जल्दी फिर तुमसे मिलूँगा। लिटिल आयुआन खुशी में कहता है, बाय बाय योर मैजेस्टी। एक आखिरी बार विंग एम्परर से कहता है गुड बाय। लेकिन जब एम्परर वहाँ से जाने लगे तो विंग खुद को रोक नहीं पाया उनकी तरफ देखने से। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उम्मीद रखना दुनिया में सबसे बुरी चीज़ नहीं है। एम्परर ने जो कहा था वो उन्होंने किया, वो अपने शब्दों पर खरे उतरे। अगले दिन एम्परर फिर से विंग के पास वापस आए। उसके अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी वो आते रहे। वो अक्सर जेंतियान पैलेस में आया करते थे। होते ना, उनके अफेयर्स पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और सब लोग बहुत सफ़र कर रहे होंगे। विंग तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था और नहीं तो कर पा रहा था कि एम्परर के सलाहकार बहुत खुश होंगे ये जानकर कि एम्परर ने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया है ताकि वो अपनी कंसोर्ट के साथ रोमांस कर सकें। अब जब एम्परर अपनी ड्यूटीज़ को नज़रअंदाज करके अपने आधे से ज़्यादा दिन जेंतियान पैलेस में बिताते हैं तो विंग को उन्हें मेहमान की तरह स्वागत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर यंग एम्परर इतने हैंडसम थे, इतने ज़्यादा हैंडसम थे कि पूरे पैलेस की जितनी भी हैंड मेडन्स थीं वो कोई ना कोई चीज़ को डिलीवर करने के बहाने जेंतियान पैलेस में आ जाती थी ताकि वो एक नज़र यंग एम्परर लान वांगजी को देख सके। इस सब की वजह से डर के मारे कोई भी सर्वेंट अपने बच्चों एम्प्रेस को नहीं सौंपते थे ताकि एम्प्रेस उनका ध्यान रख सकें, क्योंकि जेंतियान पैलेस में अब अक्सर एम्परर मौजूद रहा करते थे। ऊपर से एम्परर अपने साथ सर्वेंट्स की इतनी बड़ी फ़ौज लेकर आते थे जिसमें पर्सनल अटेंडेंस से कोर्टियर्स से लेकर गार्ड्स तक सब कोई मौजूद था, जो कि उस पैलेस को पूरी तरह से भर देते थे। इस वजह से बिल्कुल भी नहीं जगह बचती थी कुछ और करने की, कुछ और करा जा सके इसकी बिल्कुल भी कोई स्पेस ही नहीं रहती थी वहाँ पर। विंग का डे केयर बिजनेस इस वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ था और ये सब ग्रेट एम्परर की कृपा की वजह से हो रहा था। अब उसके पास सिर्फ उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बचे थे जिनसे वो अपनी जीविका चला रहा था। लेकिन उसका फार्म बिल्कुल भी नहीं बेकार हो सकता था, वो हार नहीं मान सकता था। विंग पूरी कोशिश करता है कि वो अपने फार्म के प्रोडक्शन को डबल कर सके और उसे अपने फार्म को साइज़ में भी बढ़ाना था। भले ही एम्परर विंग से मिलने डेली जेंतियान पैलेस में आते थे, पर विंग इस बात को ध्यान में रखता था कि वो बेकार के डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि एम्परर उनकी तरफ ध्यान न देकर वो अपना सारा फोकस फार्म पर रखता था। लेकिन हर बार जब भी एम्परर लान वांगजी विंग से बात करने की कोशिश करते थे तो उन्हें विंग के द्वारा पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता था। एम्परर देखते थे कि विंग कितनी तेज़ी और लगन के साथ अपने फार्म पर काम कर रहा है। पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका था वो, और वो सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा मौका है विंग को अपने साइड के पैलेस में बुलाने का। एम्परर लान वांगजी अपना गला साफ करते हुए कहते हैं विंग, पर उन्हें डर था कि कहीं वो विंग के काम में डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, पर वो विंग को अकेला छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। एम्परर कहते हैं विंग, अगर तुम अपने फार्म के लिए और ज़्यादा जगह चाहते हो तो मेन पैलेस में बहुत ज़्यादा जगह पड़ी हुई है। वहाँ पर यहाँ की तरह सूरज की रोशनी भी इतनी तेज़ नहीं है और वहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है और अच्छी कंडीशन में है। विंग, अगर तुम वहाँ मूव करना चाहते हो और चाहो तो। विंग को एम्परर पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब भी वो पीछे मुड़ता था तब उसे एम्परर वहाँ मिल जाते थे, जिसकी वजह से विंग का रास्ता रुक जाता था। तभी वो एम्परर की तरफ गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मेन पैलेस? और मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मेरे फार्म का बेस और मेरा पैलेस यहाँ है, मैं यहाँ सोता हूँ। मेरे लिए वहाँ यानी कि मेन पैलेस में काम करना अनुकूल नहीं होगा। मैं वहाँ कैसे काम कर सकता हूँ? बेहतर होता ना कि अगर विंग कोई भी काम ना करता,
क्योंकि इम्पीरियल कॉन्सर्ट होकर उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर एम्परर अच्छे से जानते थे, उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि बेहतर होगा अगर वो ये बात ना ही कहें। वो कहते हैं अगर विंग को अपनी स्लीपिंग अरेंजमेंट्स की चिंता है। तभी उनकी सांसें तेज़ हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे एम्परर काफ़ी नर्वस हो गए थे कि न जाने क्या होगा, विंग कैसे रिएक्ट करेगा। वो अपनी रोप्स के साइड को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं विंग, मैं हमेशा ही मेन पैलेस में तुम्हारे लिए जगह बना सकता हूँ। एम्परर की इतनी हिम्मत कि वो ये सब कह गए, वो भी स्ट्रेट फेस, यानी कि बिना किसी एक्सप्रेशन या इमोशन के। ऐसा मोड़ आ गया था कि ऐसा लगने लगा था कि अब तो एम्परर विंग को अपने कंधों पर उठाकर और उसे किडनैप करके वापस मेन पैलेस में ले जा कर के ही रहेंगे। उन्हें लगा होगा ना कि विंग को प्लीज़ करना, उसे मनाना, उसे अपनी बात के लिए राज़ी करना कितना आसान होगा ना। भले ही दुनिया की नज़रों में विंग ने एम्परर से शादी की थी, नाम उसे मिल चुका था कि वो इम्पीरियल कंसोर्ट है, पर बेड पर ले जाना ये तो पूरी तरह से एक अलग ही मैटर था। विंग उन निर्बल कॉन्क्यूबाइंस की तरह नहीं बनेगा जो आसानी से एम्परर के साथ बेड पर चली जाती थी। और बेहतर होगा ना कि एम्परर इस तरह की किसी भी चीज़ की उम्मीद विंग से ना करें। वो अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। विंग अपने औजारों को ज़मीन पर रखता है और उसके गले में जो टॉवल पड़ी हुई थी उससे अपने चेहरे पर जो पसीना था उसे वाइप करता है। वो एम्परर से क्वेश्चन करता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आप मेन पैलेस में मेरे लिए जगह बनाना चाहते हैं। उसकी आंखों में यंग एम्परर के प्रति नफरत साफ साफ दिख रही थी। एम्परर तो खुश थे, उन्हें लगा कि विंग तो काफ़ी खुश हो गया होगा उनकी बात सुनकर। वो उत्साहपूर्वक अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, विंग, मेन पैलेस में तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। विंग कहता है, क्या कहा आपने? कंफर्टेबल? मगर कैसे? उस बेड पर जहाँ मैं अकेला सोऊंगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने इस पैलेस में कर रहा हूँ। योर मैजेस्टी, प्लीज़ मेरी हेल्प करने की कोशिश मत करिए। मैं यहाँ अपने दम पर अच्छे से जी रहा हूँ, रहता हूँ। एम्परर कहते हैं, विंग, मैं, ऐसा लगा वो हार मान रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि वो कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे विंग से, पर उन्हें डर था इस बात का कि अगर उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपने दिल की बातें कहीं, तो विंग उनसे नफ़रत ना करने लगे, विंग उससे और ज़्यादा नफ़रत ना करने लगे। आखिर में एम्परर अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं, विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे डर है कि मैं खुद को ये करने से नहीं रोक पाऊँगा। विंग, अगर तुम चाहो तो मैं हर रात तुम्हारे साथ ही रहूँगा। विंग कहता है, ओह, अगर मैं चाहूँ तो। एम्परर तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गए हैं। विंग कहता है, योर मैजेस्टी, ना ही तो मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरा बेड वार्म करे, और ना ही तो मैं किसी का बेड वार्म करूँगा। एम्परर की आंखें माफ़ी से भर आई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। अब उन्हें एहसास हो चुका था अपनी गलती का कि ये उन्होंने क्या बोल दिया। वो कहते हैं, विंग, मैं तुमसे ऐसी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। विंग कहता है, लेकिन ऐसा लगता तो है कि एम्परर मुझसे ऐसी उम्मीद रख रहे हैं। एम्परर कहते हैं, नहीं, कभी नहीं। उन्हें डर था कि फिर से गलतफहमियां बढ़ जाएंगी उनकी और विंग के बीच में। तभी उनके पीछे जो सर्वेंट्स खड़े थे वो एक दूसरे की नज़रों में देखने लगे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने एम्परर को ऐसी कंडीशन में नहीं देखा था। ऐसा लगा सिर्फ एम्प्रेस ही कैपेबल थी जो हमेशा से रिज़र्व रहने वाले और अलग थलग रहने वाले एम्परर के अंदर ऐसे इमोशंस को जगा सके, और वो उन्हें बाहर लाई थी जो आज तक कोई और नहीं कर पाया था। ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही एडोरेबल लग रहा था। पर उन सर्वेंट्स ने अपनी हंसी को अपने तक ही संभाल कर सीमित
करके रखा हुआ था और ऐसे शो कर रहे थे जैसे कि वो उन दो लवर्स के क्वारल के बारे में कुछ भी नहीं सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ तक खुद एम्परर भी किसी से प्यार में पड़ने की कड़वी सच्चाई से खुद को नहीं बचा पाए थे। यहाँ तक कि एम्परर को भी अपनी कंसोर्ट से माफ़ी मांगने के लिए उनके पैरों में गिरना पड़ा था ताकि वो अपने लवर के दिल में जगह बना सकें। तभी यंग एम्परर कहते हैं, विंग, पैलेस में रूम के बारे में भूल जाओ। विंग, अगर तुम अपने खुद के क्वार्टर्स में सोना चाहते हो तो मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो विंग, मेरे पैलेस में इतनी जगह है कि तुम वहाँ एक फार्म बना सकते हो। विंग धीरे से कहता है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। एम्परर अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए बोले, क्या कहा विंग? तो विंग बोलता है, योर मैजेस्टी, आपने कहा कि अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपके पैलेस में मूव करूँ। एम्परर टूटे हुए दिल के जैसे अपनी मुट्ठी को कसकर बांधते हैं और कहते हैं, ओह आई सी। उनके रिएक्शंस और चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर विंग शायद समझ चुका था कि एम्परर को अपनी लाइफ में ना सुनने की कभी भी आदत नहीं थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जी होगी। जो कहना था कह दिया गया था। एक अमीर और निर्दयी हियर यानी कि वारिस से ज़्यादा एम्परर और कुछ भी नहीं थे, जिन्हें लगता था कि हर बार चीज़ें उनके हिसाब से ही होंगी। विंग वो पहला शख्स होगा जिसने एम्परर को उनके ही मुंह पर मना किया होगा। यहाँ तक कि एम्परर के बड़े भाई भी ऐसा नहीं कर सके थे आज तक। पर एम्परर भी ज़िद्दी कम नहीं थे। वो विंग से कहते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? ये सुनते ही विंग ने सीधा साधा जवाब दिया और कहा, क्योंकि मैं आपको लाइक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी पीछे से एक सर्वेंट, जो कि अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो ज़ोर से हंस पड़ा। करीब से देखा गया तो वो कोई और नहीं, लान जिंगी था। एम्परर निराशा के साथ अपनी कंसोर्ट की तरफ देखते हुए बोले, विंग, तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? तो विंग कहता है, नहीं। एम्परर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गए थे। वो कहते हैं, तो विंग, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हारा फेवर कैसे जीतूं? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। एम्परर सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है, योर मैजेस्टी, ये आपको खुद से ही पता करना होगा। ये सुनते ही फिर एक बार ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और इस बार भी कोई और नहीं, लान जिंगी ही था। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।